चेरी के फूलों से सजे ट्रीज के नीचे यूरी सुजुकी ने अपने बचपन के दोस्त और अब बॉयफ्रेंड बन जाने वाले हिमोरू के साथ अपनी जिंदगी की पहली किस की थी। ये एक इतनी अच्छी मेमोरी थी जिसे वो कभी नहीं भूल सकती थी। घर पहुंचने पे उसकी छोटी बहन एमी खुशी से उसे छेड़ने लगती है तो यूरी शर्मा के उसे चुप करा देती है। उसके फादर उससे पूछते हैं, आज कुछ स्पेशल हुआ है क्या? तो एमी फौरन असल बात बताने लगती है जिसपे यूरी बुरी तरह ब्लश करने लगती है। उसे अपने फादर से ये बात छुपाने पे बुरा भी लग रहा था, लेकिन वो कैसे बता सकती थी कि वो किस करके आई है। यूरी हमेशा हिमूरू को सिर्फ अपना दोस्त समझती थी, लेकिन फिर अचानक उसे किस कर दिया और अब यूरी के माइंड से वो बात निकल ही नहीं रही थी। तभी यूरी नहाने के लिए बाथ टब में गई तो अचानक उसके बाथ टब के ड्रेन से पानी का एक जोरदार भंवर उठने लगा, जैसे कोई उसे अपने अंदर ले लेगा। फिर पानी में से एक औरत का हाथ बाहर निकला और आवाज आई, मिल गई। इसके बाद कई हाथ बहुत ही डरावने अंदाज में यूरी को अपनी तरफ खींचने लगे। यूरी हेल्प के लिए चीखी, मगर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन रुको रुको रुको, ये सब तो सिर्फ एक मजाक था। अचानक उसकी बहनें उसे पानी से बाहर निकालती हैं। यूरी डरने लगती है और पानी से बुरी तरह खांस रही होती है। वो बाथ टब से बाहर निकली और डरी हुई नजरों से पीछे मुड़ के उसे देखने लगी। कुछ देर बाद यूरी और हिमोरू अपनी फिल्म खत्म करके आराम कर रहे थे और अब खाना खाने के लिए बाहर जाने वाले थे। लेकिन जैसे ही यूरी ने एक छोटे से पानी के गड्ढे पे कदम रखा, उसी गड्ढे से वही हाथ दोबारा बाहर निकला और इस बार यूरी को अपनी तरफ खींच ही लिया। इससे पहले कि वो एक भी लफ्ज बोल पाती, वो हाथ उसे अपने साथ ले गया। हिमोरू को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इधर वो हाथ यूरी को मुसलसल खींच रहा था, लेकिन यूरी ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और रोशनी की तरफ तैरने लगी। जब वो पानी से बाहर निकली तो वहां मौजूद लोग खौफ से उसे देख के पीछे हट गए। उनके कपड़े बहुत पुराने जमाने के थे और वो एक ऐसी जुबान बोल रहे थे जिसे यूरी बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ आ गई है। तुम लोग भी समझ गए होगे कि वो एक वर्ड से दूसरे वर्ड में चली गई थी। वो औरत जिससे यूरी को इस दुनिया में खींचा था, वहां से भागते हुए कह रही थी कि यूरी 6 बाकी रह जाने वाले चश्मों में से किसी एक चश्मे पे होनी चाहिए। उन्हें हर हाल में उस लड़की को तलाश करना था। यूरी उस पुराने शहर की गलियों में भागती रही। वो सोच रही थी कि आखिर वो कहाँ आ गई है और उसका बॉयफ्रेंड हिमोरू कहाँ है। आखिरकार वो एक ऊंची जगह पे पहुंची और नीचे देख के उसे यकीन हो गया कि ये जगह तो उसके घर से कहीं भी करीब नहीं है और पता नहीं वो कहाँ पे आ गई है। उसे सोचा शायद वो कोई ड्रीम देख रही है या फिर एक बहुत बुरा ड्रीम। उसने आंखें बंद करके दोबारा खोली, लेकिन कुछ भी नहीं बदला, सब वैसा ही था। वो वही जमीन पे बैठ गई और कोशिश करने लगी कि जो कुछ हुआ है उसे समझ सके। लेकिन उसी वक्त सिक्योरिटी उसके पीछे आ पहुंची। यूरी फौरन दोबारा से भागने लगी। वो पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी कि अचानक एक चादर में लिपटे हुए शख्स से जा टकराई। उस शख्स ने अपने चेहरे से चादर हटाई तो यूरी ने एक बहुत ही सीरियस और एक्सप्रेशनलेस फेस देखा। उसके बाल और आंखें गोल्डन कलर के थे, यानी ब्लॉन्ड। यूरी के पास छुपने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए उस शख्स ने अचानक उसे अपनी तरफ खींचा और उसे किस कर दिया। सिक्योरिटी वहां पहुंच गई। उन्हें जमीन पे पड़ी हुई चादर नजर आई और उन्होंने उस शख्स से पूछा, क्या तुमने किसी लड़की को यहाँ से गुजरते देखा है? अब यूरी अचानक उन लोगों की जुबान समझ सकती थी। ब्लॉन्ड बालों वाले शख्स ने उन सिक्योरिटी गार्ड से कहा, माफ कीजिए, मुझे यहाँ कोई लड़की नजर नहीं आई। जब मैं अपनी बीवी के साथ होता हूँ तो मेरी पूरी तवज्जो सिर्फ उसी पे होती है। सिक्योरिटी ने उसे पहचान लिया। वो प्रिंस कियल मर्सीली था। सिक्योरिटी ने उससे मजीद सवालात किए, लेकिन कियल ने साफ कह दिया उसे नहीं मालूम वो किस लड़की की बात कर रहे हैं। उसे कहा वो सिर्फ उस औरत के साथ वक्त गुजारा है जिसे आखिरकार उसने अपने काबू में कर लिया है, इसलिए अब उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जब वो दोनों अकेले रह गए तो कियल ने यूरी से पूछा कि वो किस मुल्क से ताल्लुक रखती है और क्वीन के सिक्योरिटी गार्ड्स उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। यूरी ने जल्दी ही एक बात समझ ली। वो इस दुनिया के लोगों की जुबान इसलिए समझ पा रही थी क्योंकि कियल ने उसे किस किया था। कियल ने पूछा कि क्या उसे यूरी के साथ इस तरह करके उसे नाराज कर दिया है। फिर उसने कहा अगर इतना काफी नहीं था तो वो दोनों इस मामले को मजीद आगे बढ़ा सकते हैं। जिस औरत से कियल असल में मिलने वाला था वो आई ही नहीं थी और यूरी को उसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। चलो जी, एक और ब्लंडर हो गया। वो एक बार फिर भागने लगती है। जैसे ही वो रोड पे पहुंचती है तो एक औरत उसे देख के चीखने लगती है, यही है वो लड़की जो चश्मे से बाहर निकली थी। सिक्योरिटी गार्ड्स फौरन यूरी को पकड़ लेते हैं और यूरी हेल्प के लिए पुकारने लगती है। दूसरी तरफ जहां यूरी को अब कैद करके रखा गया था, वही औरत जिसने उसे इस दुनिया में खींचा था क्वीन नाकिया थी। नाकिया ने गुस्से से कहा, वो लोग कितने लापरवाह थे कि आम लोगों ने इस लड़की को देख लिया। अब उन्हें अपना काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करना होगा। फिर नाकिया ने एक इविल स्माइल के साथ यूरी को हटोसा में वेलकम कहा।
यूरी ने पूछा कि वो उसे यहाँ क्यों लाई है, लेकिन क्वीन ने उससे चुप रहने का हुक्म दिया। दरअसल क्वीन को यूरी के बॉडी के ब्लड सेल चाहिए थे। किंग काफी बूढ़ा हो चुका था और नाकिया चाहती थी कि उसका बेटा अगला किंग बने, लेकिन उसका बेटा तमाम प्रिंस से सबसे छोटा था। उसके बेटे को थ्रोन तक पहुंचाने के लिए बाकी तमाम प्रिंस को मरना जरूरी था। उन सब पे मौत का जादू करने के लिए नाकिया को यूरी को अपने गॉड के सामने एक सेक्रीफाइस के तौर पे पेश करना था। यूरी साफ मना कर देती है, लेकिन नाकिया किंग की फेवरेट क्वीन और बहुत बड़ी मैजिशियन थी, इसलिए उसे यकीन था कि वो जो चाहे कर सकती है। अचानक एक सर्वेंट अंदर आता है और बताता है कि किंग किसी भी टाइम इस कमरे में आने वाला है। शायद उसे सिटी में होने वाली इस हलचल के बारे में पता चल गया है। नाकिया के उस मिस्टीरियस साथी ने उसे याद दिलाया कि किंग को उसके मौत के जादू के बारे में किसी सूरत पता नहीं चलना चाहिए। इस सुन के नाकिया डिसाइड करती है कि अब वक्त जाया नहीं किया जा सकता और वो फौरन यूरी का मुंह बंद कर देती है ताकि वो कुछ भी ना बोल सके। उसी वक्त किंग अंदर आता है और नाकिया से पूछता है कि जो लड़की चश्मे से जाहिर हुई थी उसे यहाँ कैद क्यों किया गया है। नाकिया जवाब देती है कि वो किंग की क्वीन और एक ग्रेट मैजिशियन है। ये चश्मे गॉड की तरफ से उनके लिए बहुत प्रीशियस गिफ्ट्स हैं और इन चश्मों की हिफाजत उसी के जिम्मे है। इधर यूरी सिर्फ दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि कोई उसे बचा ले। नाकिया ने किंग को बताया कि उसका प्लान यूरी को गॉड के हवाले करना है ताकि बदले में इस किंगडम पर गॉड भी मेहरबान हो सके। किंग ने उसकी बात मान ली और नाकिया ने अनाउंस कर दिया कि ये सेक्रीफाइस और ये होने वाली सेरेमनी अगले ही दिन अदा कर दी जाएगी। लोगों को ये बात कुछ समझ ही नहीं आई क्योंकि अगला दिन तो कोई भी आम सा दिन था। उस दिन कुछ स्पेशल नहीं था। लगता है क्वीन पागल हो गई है। अब किंग खुद उस सेरेमनी को देखने के लिए बैठ जाता है, जबकि यूरी की आंखों से तो मुसलसल आंसू बह रहे थे। बहन को अपने मरने का गम जो लगा हुआ था, उसे यकीन हो चुका था कि वो वाकई यहाँ मरने वाली है। तभी तीसरा प्रिंस कियल वहां पहुंचता है और उसे देखते ही तमाम लड़कियां चीखने लगती हैं। यूरी ने सोचा शायद ये प्रिंस उसे बचा सकता है। नाकिया यूरी के लिए एक प्रेयर पढ़ने लगती है, जबकि बाकी औरतों ने यूरी को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। फिर यूरी को मारने की तैयारी की जाती है और अब यूरी पे अटैक होने ही वाला था कि अचानक कियल ने अपना जूस उस अटैकर की तरफ फेंका और उसे रोक दिया। कियल ने वहां पे ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिया। नाकिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कियल कहता है उसने ये सब इसलिए रोका ताकि वो अपने गॉड की तौहीन ना करे। फिर वो यूरी के मुंह से कपड़ा हटाता है और अपने फादर से कहता है कि देखें इसे, गॉड के लिए पेश की जाने वाली सेक्रीफाइस को बिल्कुल पाक और बेदाग होना चाहिए। किंग भी उसकी बात से एग्री करता है तो कियल फौरन कहता है फिर ये सेरेमनी नहीं हो सकती क्योंकि यूरी तो सेक्रीफाइस के लिए पाक ही नहीं रही। इसके बाद उसने यूरी को पीछे से उठा लिया और वहां मौजूद लड़कियां ये मंजर देख के कुछ ज्यादा ही ब्लश करने लगी। कियल ने सबको बताया कि वो तो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसे नहीं पता था कि उसे इस तरह सेक्रीफाइस किया जाना है। लेकिन अब तो वो बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं की जा सकती क्योंकि वो एक वर्जन नहीं है। नाकिया इस ऑब्जेक्शन को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन उस वक्त कियल के पास सबसे ज्यादा सॉलिड पॉइंट था। उसने आहिस्ता से यूरी के कान में कहा कि अगर वो अपना सर अपने जिस्म पे रखना चाहती है तो उसे उसकी बात मानना होगी और सबको वही बताना होगा जो वो कह रहा है। यूरी तो मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे उसकी बात माननी पड़ती है और वो कहती है कि हाँ कियल बिल्कुल सच कह रहा है, हम दोनों ने एक दूसरे को किस किया था। किंग भी कियल की बात मान लेता है। अब कियल यूरी को अपने साथ ले जा रहा था और उसे अपने पास रखने वाला था। वो कहता है कि इस सेक्रीफाइस को खराब करने की जिम्मेदारी वो खुद ले लेगा और इसके बदले वो 100 वर्जन काओस को यहाँ भेजेगा। हाँ भाई, गायें, काओ। उसके फादर उसे कहते हैं कि वो सारी जिंदगी औरतों के पीछे भागता रहा है, लेकिन अब उसे भी चाहिए कि कोई अच्छी लड़की ढूंढ के शादी कर ले और अपनी जिंदगी संभाल ले। कियल जवाब देता है कि जब उसके आसपास इतनी खूबसूरत प्रिंसेसेस मौजूद हैं तो वो सिर्फ एक को चूज क्यों करे। भाई ये कियल तो बहुत ही ज्यादा बदमाश है। अब बाहर उसकी कैरेज तैयार खड़ी थी। कियल अपने सर्वेंट किकोची को बुलाता है और कहता है कि अब चलने का वक्त है। फिर वो यूरी को किकोची के हवाले करता है। अब यूरी को पता चलता है कि कियल और नाकिया एक दूसरे के साथी नहीं थे, बल्कि नाकिया कियल को अपनी राह में सबसे बड़ी रुकावट समझती थी, यानी वो दोनों दुश्मन थे। यूरी ने किकोची को बताया कि नाकिया उसे उसकी मर्जी के खिलाफ यहाँ ले आई थी और उसे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ है। फिर वो यूरी से पूछता है कि क्या वो इजिप्ट से आई है, लेकिन इजिप्ट तो यहाँ से बहुत दूर था। किकोची उसे याद दिलाता है कि आखिरी इजिप्शियन किंग के दौर के बाद से इजिप्शियन की तो बैंड बजी हुई है और वहाँ तो सब कुछ ही खराब है। कियल कहता है कि अब उसे सब कुछ समझ आ रहा है। वो कहता है कि तूतनखामून वाकई बहुत अनलकी था। ये नाम सुनते ही यूरी को चौंक जाती है। वो जानती थी कि ये नाम तो एक किंग का है और वो बहुत छोटा था और कियल से भी शायद छोटा था। अब यूरी को डाउट होने लगता है कि शायद वो वाकई मिडल ईस्ट में आ गई है,
लेकिन वो भी पुराने वाले। उसे लगता है जैसे ये सब कुछ कोई एक बहुत डरावना मजाक है। उसके पेरेंट्स, उसकी बहनें, हिमोरू सब उससे दूर हो चुके थे। यूरी ने कियल से रिक्वेस्ट की कि वो उसे वापस भेज दे, वो सिर्फ अपने घर वापस जाना चाहती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि हिटोसा हिटी किंगडम का कैपिटल है, जो 14th सेंचुरी में मौजूद था। इसका मतलब कि यूरी बाजी 14th सेंचुरी में पहुंच चुकी हैं। और ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बहुत ही गर्म हवाओं वाली जगह में जिंदगी गुजारती है, जहाँ पे रेड रिवर बहता है। एक लम्हा पहले वो अपने सबसे ज्यादा फेवरेट लड़के के साथ अपनी पहली किस की खुशी मना रही थी, और अगले ही टाइम वो एक मिस्टीरियस हाथ के पानी से निकलने के बाद एक ऐसी किंगडम में पहुंच चुकी है जो 14th सेंचुरी में मौजूद है। ये कैसी स्टोरी है? यहाँ एक ऐसी बेरहम क्वीन उसके खून की सेक्रीफाइस देकर अपने बेटे को थ्रोन तक पहुंचाना चाहती है। अब यूरी के जिंदा बचने का वाहिद रास्ता एक खतरनाक, हद तक दिलकश प्रिंस था, जिसने उसे ये कह के बचाया कि वो लड़की पहले ही उसकी हो चुकी है। समझ रहे हो ना कि वो क्या करने वाला है? लेकिन घर वापस जाने के लिए यूरी को उसी क्वीन का सामना करना होगा जो उसे मारना चाहती है। और जैसे जैसे ये प्रिंस यूरी की हिफाजत के लिए बार बार अपनी जान खतरे में डालता है, तो यूरी के दिल से वो बॉयफ्रेंड भी आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगता है जिसे वो पीछे छोड़ के आई थी। समझ रहे हो ना कि यूरी क्या करेगी? अब हजारों साल पास्ट में फंस जाने वाली यूरी को क्वीन के खतरनाक मैजिक से बचना होगा, इससे पहले कि उसकी मदद करने वाले हर शख्स को उसकी कीमत अपनी जान से चुकानी पड़े। और अगर तुमने वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, और मैं तुम पे एक जादू कर दूंगी। खैर, जादू ये होगा कि अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं इस एनिमे की मजीद वीडियोस नहीं बनाऊंगी, इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अब चलते हैं कहानी की तरफ। दूसरी तरफ नाकिया नहा रही होती है। उसने अपने साथी को ऑर्डर किया कि वो काला पानी लेके आए और उसे कियल के पैलेस भेज दे। इधर यूरी सितारों भरे आसमान को देख रही थी और सोच रही थी कि आखिर ये सब उसी के साथ क्यों हो रहा है। इससे पहले जब उसे कियल से उसे घर वापस भेजने की रिक्वेस्ट की थी तो कियल ने उससे पूछा था कि क्वीन ने उसे किडनैप क्यों किया। यूरी ने उसे बताया था कि नाकिया अपने बेटे को किंग का अगला हायर बनाना चाहती है, लेकिन उसी वक्त यूरी सिर्फ अपने घर वालों के पास वापस जाना चाहती थी। मसला ये था कि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो वापस जाए तो जाए कैसे। तभी एक लड़का उसके कमरे में आता है और उसके लिए खाना ले आता है। पहले यूरी को लगता है कि शायद वो उसकी बहन एमी है, लेकिन गौर से देखने पे उसे पता चलता है कि वो तो लड़का है। उस लड़के ने अपना नाम टीटू बताया और कहा कि कियल ने उसे यूरी की देखभाल के लिए भेजा है। वो इस बात पे बहुत एक्साइटेड था क्योंकि कियल उससे पहले कभी किसी लड़की को अपने पैलेस में नहीं लाया था। फिर टीटू ने यूरी को एक फूल दिया जिसे यूरी ने खुशी खुशी कबूल किया। फिर यूरी टीटू से पूछती है कि क्या किसी दूसरे बंदे को सेक्रीफाइस करके किसी को मारा जा सकता है, तो टीटू बताता है कि ऐसा करना एक क्राइम है। लेकिन उसकी बात से यूरी समझ गई थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इस काम को करने के लिए कोई बहुत बड़ा मैजिशियन ही वहाँ मौजूद होगा। अगर कोई मैजिशियन किसी दूसरे शख्स को बहुत दूर की जगह से यहाँ बुला सकता है तो फिर उसे वापस भेजने के लिए भी उसी मैजिशियन की हेल्प चाहिए होगी ना। यानी जिस बंदे ने मैजिक किया होगा सिर्फ वो ही उस मैजिक को खत्म कर सकता है। उसी रात टीटू ने देखा कि पास ही पानी की एक बहुत बड़ी बोतल पड़ी है। उसके साथ मौजूद शख्स ने बताया कि एक पानी बेचने वाला वहाँ से गुजरा था, इसलिए उसने उससे वो पानी की बोतल खरीद ली। टीटू ने जब ये सुना कि वो पानी बहुत मीठा और अच्छा है तो उसने डिसाइड किया कि अगले दिन यूरी को भी वो उसमें से कुछ पानी पिलाएगा। लेकिन जब टीटू सो रहा था तो उस बोतल में मौजूद पानी आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगा, और अजीब बात ये थी कि उसका कलर भी ब्लैक था। वो पानी रेंगता हुआ टीटू के कान में घुस जाता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। इधर यूरी भी अपने कमरे से चुपके से बाहर आ जाती है। वो क्वीन के करीब भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन नाकिया ही वो अकेली बंदी थी जो उसे उसकी दुनिया में वापस भेज सकती थी। अगर यूरी को घर वापस जाना था तो उसे हर हाल में नाकिया को फेस करना ही था। अचानक एक रस्सी यूरी की गर्दन के गिर्द लिपट जाती है। यूरी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है कि टीटू ऊपर से छलांग लगा के नीचे आ जाता है। उसके हाथ में मौजूद नाइफ वो यूरी की गर्दन पे रख देता है। फिर वो रस्सी काटता है और यूरी जमीन पे गिर जाती है। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगती है और बेबसी से हेल्प के लिए पुकारने लगती है। दूसरी तरफ क्वीन नाकिया अपने रूम में ये सब देख रही थी। उसका साथी उसे बता रहा था कि इस सेरेमनी के लिए सिर्फ यूरी का ब्लड और वो स्पेशल चैंट पढ़ना होगा।
टीटू यूरी को मारने ही वाला था कि अचानक एक एरो उसके हाथ को छूता हुआ गुजरता है। उसके हाथ से नाइफ गिर जाता है और नाकिया की नजरों से भी वो सभी कुछ गायब हो जाता है। यानी अब वो कुछ भी नहीं देख सकती थी कि वहाँ क्या हो रहा है। कियल फौरन टीटू की तरफ भागता है, लेकिन टीटू अपने नाइफ को उठाता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। कियल ने फौरन उससे वो नाइफ ले लिया और फिर उसके पेट पे मुक्का मारा। टीटू जोर जोर से खांसने लगा। उसके मुंह से वो काला पानी बाहर आने लगता है। उसी वक्त यूरी कियल के बाजुओं में बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसे खुद को कियल के साथ बिस्तर पे लेटा हुआ पाया। यूरी फौरन घबरा के बिस्तर से उठ के दूर हो गई। कियल ने उसे बताया कि उसे यूरी की गर्दन पे मौजूद उस वूंड पे बैंडेज कर दिया है, इसलिए वो जल्द ठीक हो जाएगी। ये सुनकर उसे सुकून होता है कि यूरी को ज्यादा दर्द नहीं हो रहा था। टीटू के बारे में कियल ने बताया कि नाकिया ने उसे अपने काबू में कर लिया था। ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि ये सब नाकिया का ही प्लान था और वही ये सब कर रही थी। यूरी को देखते हुए कियल सोचता है कि शायद वो भी समझती है कि किसी भी मर्द के लिए किसी औरत को अपने पास रखना क्या मायने रखता है। अचानक उसने यूरी को पीछे से हक किया, जिसपे यूरी चौंक गई। कियल ने कहा कि उसे एक लाइफ पार्टनर की जरूरत नहीं है, लेकिन वो यूरी को बचाने के लिए उसे अपने साथ रख सकता है। यूरी ने कियल को बताया कि हिमोरू वो शख्स है जिससे वो मोहब्बत करती थी और जहाँ तक कियल की बात है तो वो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सुन के कियल को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन उसी वक्त बाहर अलार्म्स बजने लगते हैं। ये अनाउंसमेंट थी कि रॉयल फैमिली के एक फर्द को कत्ल करने की कोशिश के जुर्म में टीटू को फांसी दी जाने वाली है। ये एक ऐसा क्राइम था जिसकी सजा सिर्फ डेथ थी। कियल ने यूरी को अपनी हिफाजत में ले लिया था, इसलिए अब यूरी को भी रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखने वाला ही समझा जा रहा था और टीटू ने उसे मारने की कोशिश की और इसी की पनिशमेंट के तौर पे उसे अब मौत दी जा रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बात का कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं था कि टीटू से ये सभी कुछ क्वीन करवा रही थी। कियल भी टीटू को मरते हुए नहीं देखना चाहता था, लेकिन वो अब लॉ के खिलाफ नहीं जा सकता था। यूरी पूछती है कि फांसी की जगह कहाँ है, क्योंकि वो टीटू को बचाने का इरादा कर चुकी थी। फांसी की जगह पे कुछ लोग इस बात पे बहुत सैड थे कि एक छोटे बच्चे को फांसी दी जा रही है, लेकिन कुछ दूसरे लोग उसे एक रॉयल फैमिली को मारने की कोशिश करने पे स्टूपिड कह रहे थे। टीटू की आंखों में आंसू थे। वो समझ चुका था कि अब उसका वक्त खत्म हो गया है। तभी यूरी वहां भागती हुई पहुंचती है और सबसे कहती है कि टीटू ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन असल मसला तो कुछ और था ना। अगर टीटू ने किसी आम आदमी को नुकसान पहुंचाया होता तो उसे सिर्फ पेनाल्टी भरनी पड़ती या कोई और पनिशमेंट दे दी जाती, लेकिन यहाँ तो उसने रॉयल फैमिली पे अटैक किया था। इसलिए यूरी रिक्वेस्ट करती है कि टीटू को पनिश करने की जिम्मेदारी उसे दे दी जाए। वो कहती है कि अगर वो इतनी ताकतवर है कि उसकी वजह से लोगों को कत्ल किया जा सकता है तो एटलीस्ट उसकी बात तो सुनी जा सकती है ना। कियल ने उसे समझाया कि रॉयल फैमिली अपने पर्सनल मैटर्स के लिए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूरी को ये बात बिल्कुल बेमानी लगती है। वो कहती है कि पावरफुल लोगों को पावर सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि वो वीक लोगों की हिफाजत कर सकें। अगर वो अपनी पावर ऐसे वक्त में यूज नहीं करेंगे तो फिर आखिर कब करेंगे। वहाँ मौजूद सब लोग उसकी बात सुन के हैरान रह जाते हैं। वाह यूरी वाह, क्या बोला तुमने। कियल के पास उसका कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वो टीटू को वापस अपने साथ ले जाने की इजाजत दे देता है। वो यूरी की रिक्वेस्ट को रद्द करने का दिल नहीं रखता था। फिर वो यूरी को उठाता है और उसके फोरहेड पे किस करता है। टीटू आजाद हो गया और उसे प्रॉमिस किया कि अब वो हमेशा यूरी को सर्व करेगा। बाद में यूरी ने किकोची से पूछा कि मैजिक सिर्फ वही शख्स खत्म क्यों कर सकता है जिससे उसे किया हो। किकोची बताता है कि एक्चुअली बराबर पावर रखने वाला कोई दूसरा मैजिशियन भी उस मैजिक को खत्म कर सकता है, और ऐसा शख्स तो बिल्कुल यूरी के सामने मौजूद था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि कियल था। कियल भी एक मैजिशियन ही था। उसे यूरी को बताया कि उसे वापस भेजने के लिए उन्हें बिल्कुल वही हालात दोबारा पैदा करने होंगे जिनमें यूरी इस दुनिया में आई थी। सबसे पहले हटोसा के उन 7 चश्मों का पानी मुकम्मल तौर पे भरना जरूरी था। उस मौसम में जब सुबह का स्टार ईस्ट पे आता था तो चश्मे भर जाते थे। उन्हें उसी वक्त का इंतजार करना था। दूसरी कंडीशन ये थी कि यूरी ने जब इस दुनिया में कदम रखा तो उस वक्त उसे जो ड्रेस पहना हुआ था वो भी उसके पास होना चाहिए। कियल ने ककूची को ऑर्डर किया कि वो मालूम करे कि यूरी के वो कपड़े कहाँ हैं। यूरी भी उसके साथ जाने लगी, लेकिन कियल ने उसे रोक दिया। उसे बताया कि ना कि सिर्फ एक मैजिशियन नहीं बल्कि उसकी पावर भी बहुत ज्यादा है। उसका इख्तियार किंग के पास सबसे ज्यादा है। अगर यूरी अपना सर अपने जिस्म पर रखना चाहती है तो उसे यहीं पे पेशेंस के साथ बैठना होगा। यूरी को इस बात पे खुशी थी कि अब वो वाकई घर वापस जा सकती थी। अब जब 7 चश्मे भर जाएंगे और उसके असल कपड़े भी मिल जाएंगे तो प्रिंस उसे वापस उसकी दुनिया में भेज देगा। टीटू उसके लिए कुछ पीने को लाता है और कहता है कि प्रिंस कियल यकीनन उसकी हिफाजत करेगा। यूरी को भी रियलाइज होता है कि वो जब से यहाँ आई है कियल ने उसे कई बार बचाया है, लेकिन बदले में वो हर बार उस पर चीखती रही और उसे खुद से दूर
करती रही। टीटू ये सुन के हैरान था कि यूरी प्रिंस से इतनी इनफॉर्मल होके बात कैसे कर लेती है। वो बताता है कि उसकी बड़ी बहनें तो प्रिंस को देख के उससे ठीक से बात भी नहीं कर पाती। टीटू की 3 बड़ी बहनें थीं। उसके गले में जो नेकलेस मौजूद था वो उसे उसकी बहनों ने दिया था जब वो घर से बाहर निकला था। यूरी ने बताया कि उसकी छोटी बहन एमी भी टीटू जैसी ही लगती है। यूरी के लिए यहाँ रहना बहुत मुश्किल था, लेकिन टीटू से मिलकर उसे किसी हद तक कुछ खुशी जरूर हुई थी। टीटू भी यूरी की कंपनी से खुश था, लेकिन वो चाहता था कि यूरी वहीं उनके साथ रह जाए। वहाँ कोई भी यूरी जैसा नहीं था और उसे यकीन था कि जब यूरी अपने कंट्री वापस चली जाएगी तो कियल भी बहुत ज्यादा सैड हो जाएगा। ये सुन के यूरी थोड़ा ब्लश करने लगती है। बाद में पता चलता है कि क्वीन ने यूरी के कपड़े अपने कब्जे में ले लिए थे। साफ जाहिर था कि उसे फंसाने के लिए एक ट्रैप था। अब यूरी के पास वेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। फिर भी यूरी को समझ नहीं आ रही थी कि उसे कियल के साथ एक ही रूम में क्यों सोना पड़ रहा है। कियल ने उसे बताया कि वो पूरे हिटोसा का सबसे फेमस फ्लर्टी प्रिंस है। वो लोगों को ये नहीं बता सकता था कि अभी तक उसने यूरी के साथ कुछ नहीं किया। ये सुन के यूरी थोड़ा सा एम्बैरस होकर चादर के नीचे छुप जाती है और कियल से प्रॉमिस करती है कि वो उसके साथ कुछ नहीं करेगा। कियल उसे अपने पास बिठाता है, जिस पे यूरी हैरान होती है और बिल्कुल चुप हो जाती है, लेकिन कियल की नजरें तो कहीं और थी। दूसरी तरफ नाकिया को यूरी का कुछ पता नहीं चल रहा था। उसके साथी का ख्याल था कि प्रिंस ने उसे अपने पास छुपा के रखा हुआ है। उसी वक्त नाकिया को पता चलता है कि यूरी प्रिंस के पास नहीं है। जब उसे पता चला कि यूरी अपने कपड़े वापस लेने की कोशिश कर रही है तो नाकिया ने उसे वेलकम कहने की तैयारी कर ली। टीटू ने यूरी को एस्केप करने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया और उसे बाहर जाने से मना किया, लेकिन यूरी ने इंसिस्ट किया कि उसे अपने कपड़े वापस लेने ही होंगे, इसलिए टीटू भी उसके साथ जाने पर राजी हो गया। वैसे भी यूरी को क्वीन के पैलेस का रास्ता मालूम नहीं था। जब तक वो दोनों वहां से जा चुके थे तो कियल अपने रूम से बाहर आके यूरी को ढूंढ रहा था। किकोरी ने भी उसे बताया कि टीटू गायब है। कियल हैरान था कि यूरी ने आखिर यही क्यों समझा कि वो रात भर हर लड़की के साथ वक्त गुजारता है। किकोरी ने कहा, भाई आपको उसे साफ साफ बता देना चाहिए था कि आप उसकी हिफाजत कर रहे हैं। हर वक्त प्ले बॉय बनने का ड्रामा करने की जरूरत क्या है। किकोरी ने यह भी कहा कि कियल यूरी के साथ बाकी तमाम औरतों की निस्बत ज्यादा खुश नजर आता है। कियल शर्मा जाता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देता है। इधर टीटू और यूरी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। अचानक एक सोल्जर काले पानी से बाहर आता है। वो टीटू के सर पे अटैक करता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर वो यूरी को उठा के ले जाता है। यूरी को सेक्रीफाइस करने वाली जगह पे लिटा दिया जाता है। वहां उसकी नजर अपने कपड़ों पे पड़ती है। इससे पहले कि उसके साथ कुछ भी होता, नाकिया उसे रोक देती है। यूरी अब उसका शिकार थी और नाकिया उसका सर काटना चाहती थी। अटैकर ने कहा कि यूरी की बाकी बॉडी उसे दे दी जाए ताकि वो इसे अपने प्लान के मुताबिक इस्तेमाल कर सके। दरअसल वो उसकी इतनी वाइट और ग्लोइंग बॉडी की स्किन को यूज करके कोट बनाना चाहता था। नाकिया ने एक बार फिर अपने चैंट पढ़ना शुरू कर दिए। यूरी अपनी मौत के बिल्कुल करीब थी, लेकिन उसी वक्त उसे घर वापस जाने का मौका नजर आ गया। उसने अपनी फैमिली के बारे में सोचा, लेकिन जब हिमोरू के बारे में सोचने की कोशिश की तो उसके माइंड में सिर्फ कियल का फेस आने लगा। ये तो पागलपन था। उसे यहाँ आए हुए अभी चंद ही दिन हुए थे। उसी वक्त टीटू उसकी हेल्प के लिए आ गया। उसे पीछे से अटैकर पे अपनी नाइफ के साथ अटैक किया। फिर उसने उसका सर पानी के बर्तन से दे मारा, जिससे बर्तन टूट गया और सारा पानी भी बह गया। यूरी ने फौरन अपने कपड़े उठाए और वो दोनों दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उन दोनों को दोबारा पकड़ लिया गया। टीटू ने अपनी नाइफ यूज करके यूरी को आजाद कराया। जब वो दोनों दोबारा दरवाजे तक पहुंचे तो टीटू वहीं रुक गया ताकि वो यूरी को वहां से भागने में हेल्प कर सके और खुद पीछे रह के अटैकर्स के साथ लड़ सके। टीटू ने यूरी को थैंक्स कहा कि उसने उसे फांसी से बचाया था। फिर उसे दरवाजा बंद करते हुए यूरी को गुड बाय कहा और उसे बेस्ट विशेस भी दी। यूरी दरवाजे पे हाथ मारती रही और टीटू से उसे खोलने की रिक्वेस्ट करती रही। उसी वक्त कियल और किकोरी भी वहां पहुंच गए। यूरी ने उनसे टीटू को बचाने की रिक्वेस्ट की इससे पहले कि वो मारा जाए। वो इस सब का रिस्पॉन्सिबल खुद को समझ रही थी कि उसकी वजह से टीटू इस मुसीबत में फंस गया। कियल क्वीन के पैलेस में आता है और कहता है कि मेरा एक नौकर गलती से आपके पैलेस में आ गया। क्या क्वीन पागल है क्या? उसे नहीं पता। वो अनजान बनते हुए कहती है कि उसे कुछ पता नहीं। तो यूरी का फौरन पारा चढ़ जाता है और कहती है कि आप झूठ बोल रही हैं। वही लड़का जिसने मुझे आपसे बचाया था, मैं टीटू की बात कर रही हूँ, उसे वापस करो। लेकिन क्वीन ऑर्डर करती है कि इन सभी को फौरन यहाँ से ले जाओ। कियल कहता है कि वो सिर्फ पैलेस की तलाशी लेना चाहता है ताकि उसे ये यकीन हो जाए कि टीटू वहाँ वाकई नहीं आया। तो क्वीन साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं इस किंगडम की क्वीन हूँ, मुझ पे सिर्फ किंग का हुक्म चलता है।
किसी और का नहीं। दरअसल क्वीन किंग के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल थी। इसका मतलब था कि अगर उन्हें पैलेस की तलाशी लेनी थी तो पहले कियल के फादर यानी किंग की इजाजत जरूरी थी। बाद में कियल ने यूरी को बताया कि उसने अपने फादर को पैगाम भेज दिया है। शायद वो इतनी रात गए मिलने पे राजी ना हो, लेकिन वो हर हाल में उन्हें मना कर क्वीन के पैलेस जाएगा। उसी वक्त पैलेस का मैनेजर अल्बानी आता है, जो कियल का फॉस्टर भाई भी था। वो कहता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। सब बात सुनने के बाद वो सजेस्ट करता है कि यूरी को ये सब छोड़ देना चाहिए और फौरन अपने घर चले जाना चाहिए, मगर यूरी साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं टीटू को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। इल्बानी सैड होके कहता है, ए लड़की, उसे भूल जाओ, वो अब तक मारा जा चुका होगा। वो बताता है कि क्वीन ने जोवा नामी एक बहुत खतरनाक गैंगस्टर को अपने साथ मिला रखा है। वो एक बहुत पावरफुल इंसान है और साथ ही बहुत ब्रूटल भी। उसे वैल्यूएबल चीजें जमा करने का शौक है और वो जिन लोगों को मारता है उनकी स्किन भी उतार कर संभाल के रखता है। खास तौर पे उसे कम उम्र बच्चों की नरम नरम स्किन बहुत पसंद है। इस उनके यूरी यहाँ से भागने लगती है ताकि वो टीटू की मदद कर सके, मगर कियल उसे रोक लेता है। वो यूरी को मजबूती से अपनी तरफ खींचता है और फिर उसके होंठों पे किस कर देता है। उसे नरमी से समझाते हुए कहता है कि मैं भी टीटू को ढूंढूंगा। हर इंसान की जान कीमती है, चाहे वो किसी भी क्लास से ताल्लुक रखता हो। अगर मैं ये बात भूल जाऊंगा तो फिर मुझ में और क्वीन में कोई फर्क नहीं रहेगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम टीटू को वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसी वक्त एक सोल्जर दौड़ता हुआ आता है। वो बताता है कि सिटी की ईस्ट साइड के बाहर एक बच्चे की लाश मिली है। सब फौरन वहां पहुंच जाते हैं। वहां टीटू की लाश पड़ी थी। चलो, वो ही हो गया जिसका डर था। उसकी हालत इतनी खौफनाक थी कि यूरी चीख उठती है। टीटू की गर्दन के नीचे की पूरी स्किन उतार दी गई थी। ये देख के यूरी को यकीन ही नहीं आ रहा था। उस स्ट्रेंज दुनिया में पहली बार वो टीटू की वजह से ही तो मुस्कुराई थी। उसे टीटू की आखिरी बातें याद आती हैं। ओह टीटू, वो सोचने लगती है कि असल में उसे तो शुक्रिया कहना चाहिए था टीटू को, और वो उसकी लाश को गले लगा के रोने लगती है। उसके पास माफी मांगने के लिए कोई वर्ड नहीं था। वो खुद को ही टीटू की मौत का रिस्पॉन्सिबल समझ रही थी। अगले दिन वो बिल्कुल गुमसुम खामोश बैठी आसमान में देख रही होती है। कियल उसके पास आता है और कहता है, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया जान। लेकिन यूरी उसे कहती है कि उसे भूख नहीं। कियल उसे हक करता है और कहता है कि मत रो। मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। तभी इल्बानी वहां फिर से टपक पड़ता है। वो कियल को याद दिलाता है कि यूरी को जल्दी वापस भेजना होगा। कल सुबह बारिशों के मौसम का आखिरी सुबह का सितारा निकलेगा। इसके बाद वो कभी नहीं निकलेगा और हमें फिर पूरा 1 साल वेट करना पड़ेगा। यूरी ये सुन के हैरान रह जाती है कि आखिरकार वो अपने घर वापस जा सकती थी। वो दोबारा अपने पेरेंट्स और बहन भाइयों से मिलेगी, लेकिन अजीब बात यह थी कि अब वो खुश नहीं थी। उसी वक्त उसे टीटू की याद आती है। उसे कहा था कि वो चाहता है यूरी यहीं कियल के साथ रहे। यूरी जानती थी कि वो टीटू को कभी नहीं भूलेगी, लेकिन अब वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। फिर भी घर वापस जाने का ख्याल उसके दिल को खुशी देने के बजाय बहुत सैड कर रहा था। बाद में इल्बानी ने कियल से पूछा, क्या आप वाकई यूरी को वापस भेज देंगे? उसे डर था कि शायद कियल भूल गया हो। जानता था वो कितना फ्लर्टी है साला, खुद ही उसे अपने पास रख लेगा, क्योंकि आज तक तो उसने शादी की नहीं। तब कियल कहता है कि मैं कुछ भी नहीं भूला, मैंने एक्सीडेंटली बस यूरी की जान बचाई थी। हम उसे वापस भेज देंगे। अगर वो यहाँ रही भी तो तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। उसे यूरी की वो बात याद आ गई जब उसने कहा था कि मैं हिमोरू से मोहब्बत करती हूँ और मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, पीले बालों वाले। आखिरकार अगली सुबह वो वक्त आ गया जब सेरेमनी की जानी थी। किकोरी ने बताया कि सातों पॉन्ड्स के पास सोल्जर्स को खड़ा कर दिया गया है। कियल को यकीन था कि क्वीन जरूर इस सेरेमनी में रुकावट डालने की कोशिश करेगी, लेकिन वो कहता है कि वो जितनी पावरफुल मैजिशियन है, मैं भी उतना ही पावरफुल मैजिशियन हूँ, उसकी हर चाल का जवाब दे सकता हूँ। फिर वो यूरी को तसल्ली देता है, डरने की जरूरत नहीं है जान। जैसे ही यूरी उन पॉन्ड्स के करीब पहुंचती है तो पानी में से अचानक कई हाथ निकल आते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं। फौरन कियल अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और पानी को काम डाउन कर देता है। जैसे ही वो मंत्र जंतर पढ़ने लगता है तो जुवा आ जाता है और यूरी को पकड़ लेता है। यूरी की नजर फौरन उसके हाथ के कड़े पे जाती है। ये वही कड़ा था जो पहले टीटू पहनता था। कियल जुवा से लड़ने लगता है। इसी दौरान बाकी गैंगस्टर्स भी वहां पहुंच गए थे। किकोरी और सोल्जर्स ने उन गैंगस्टर्स को रोक लिया ताकि कियल अपनी फाइट जारी रख सके। लड़ते हुए कियल ने यूरी से कहा, फौरन पॉन्ड में चली जाओ ताकि इस सेरेमनी में मुकम्मल कर सकूं। लेकिन यूरी की नजर तो जुवा के सर पे थी। वो जो सर बांधे हुए था वो दरअसल टीटू की स्किन थी। ये देखकर यूरी गुस्से से पागल हो जाती है। वो पूरी पावर से जुवा पे टूट पड़ती है। जुवा के अटैक से बचते हुए वो उसके सर से वो पट्टी खींच लेती है और अगले ही लम्हे वो सीधी कियल की बाहों में आ गिरती है। उसी वक्त सुबह हो जाती है।
जुआ और उसके साथी भाग जाते हैं, लेकिन यूरी डिसाइड करती है कि मेरा काम अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ। मैं टीटू के कातिलों को सजा दिए बगैर वापस नहीं जाऊंगी। ओ बहन, तू और क्या चाहती है? इस पीले बालों वाले को और कितना तंग करेगी? चली जा। वो कहती है कि मैं उस वक्त तक घर नहीं जाऊंगी जब तक इसका बदला ना ले लूं। दूसरी तरफ क्वीन नाकिया ने जुआ को सोने के खजाने इनाम में दिए, क्योंकि उसने यूरी को अभी तक इस दुनिया में रोके रखा था। अब क्वीन आराम से अपना अगला प्लान सोचने लगती है और इस बात का भी ख्याल रखती है कि कियल उसके रास्ते में ना आए। इसी दौरान कियल को खबर मिलती है कि कुछ गैंगस्टर्स ने उनके बॉर्डर पे हमला कर दिया है। वहाँ किंगडम का एक बहुत अहम टेम्पल भी मौजूद था। किकोरी हैरान था, पिछले साल तो हमने उनको बहुत बुरी तरह हरा दिया था, फिर इस बार वो इतने पावरफुल कैसे हो गए? कियल अंदाजा लगाता है कि यकीनन कोई ताकतवर शख्स ही छुप के उनकी मदद कर रहा है। सबके जहन में एक ही नाम आता है, लेकिन कियल ने यूरी को खामोश रहने का इशारा किया। हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है। फिर भी किंग ने कियल को ऑर्डर किया कि वो इस अटैक को रोकने के लिए फौरन वहां चला जाए। यानी कियल बहुत जल्द हिटोसा छोड़ने वाला था। यूरी पूछती है, फिर मैं क्या करूं? इल्बानी जवाब देता है, तुम यही रहो। जंग का मैदान औरतों के लिए नहीं होता। यूरी को यकीन हो गया कि क्वीन ने जानबूझ के ये सब किया है ताकि कियल को उससे दूर भेज सके। वो इल्बानी से पूछती है, आप मुझे यहाँ क्यों नहीं देखना चाहते? इल्बानी कहता है क्योंकि प्रिंस पहले ही कसम खा चुका है कि वो कभी भी शादी नहीं करेगा, और इल्बानी इस फैसले से पूरी तरह एग्री करता था। इल्बानी ने कहा कि प्रिंस कियल एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है जो एक दिन किंगडम के सबसे बड़े ऑर्डर यानी किंग की सीट पे बैठेगा, क्योंकि छोटे प्रिंस की तबीयत बहुत खराब है। उसके अपने कोई बच्चे नहीं और उम्मीद भी नहीं कि कभी उसके बच्चे होंगे। एक दूसरा प्रिंस है, लेकिन उसे ये थ्रोन नहीं मिल सकता क्योंकि वो एक आम औरत की वूम से पैदा हुआ है। लेकिन कियल पिछली क्वीन का बेटा था। वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से बहुत पावरफुल था और किंग बनने की तमाम खूबियां भी उसमें मौजूद थी। अभी की क्वीन के अलावा तकरीबन सभी लोग दिल ही दिल में मान चुके थे कि अगला किंग कियल ही होगा। अगर कियल किंग बनेगा तो उसे अपनी ही जैसी क्वीन भी चाहिए होगी जो एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर की मालिक हो। इसके साथ साथ वो जीनियस भी हो और लीडरशिप की क्वालिटीज भी उसमें मौजूद हो। इल्बानी बताता है कि एक बार प्रिंस कियल ने उससे कहा था कि एक दिन मैं इस किंगडम का किंग बनूंगा, इसलिए मैं अपनी होने वाली बीवी को बहुत सोच समझ के चूज करूंगा। वो बहुत जीनियस होनी चाहिए, उसमें सब्र होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल होनी चाहिए और एक लीडर की तरह होनी चाहिए। इसके बदले में मैं कभी किसी दूसरी औरत को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दूंगा। मैं पूरी ज़िंदगी सिर्फ अपनी बीवी से मोहब्बत करूंगा। तब से कियल ऐसी ही औरत की तलाश में था। यूरी ने इल्बानी से कहा कि तुम फिक्र न करो, प्रिंस अपना प्रॉमिस नहीं भूला। वो सोचती है कि वो तो सिर्फ प्रिटेंड करके कियल की गर्लफ्रेंड बनी थी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। लेकिन फिर ये सोच के उसके दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा था? इधर क्वीन नाकिया को यकीन था कि अब जब कियल हिटोसा छोड़ के जा रहा है तो यूरी उसके हाथ आ जाएगी, लेकिन उसे पता चलता है कि शायद प्रिंस यूरी को भी अपने साथ ले जाए। तब भी क्वीन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बेपरवाही से कहती है, अगर ऐसा हो भी गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर वो अपने अगले प्लान के बारे में सोचने लगती है। दूसरी तरफ किंग ने कियल को मुकम्मल अथॉरिटी दे दी थी कि वो जो भी करे बस उस सिटी को बचाए। फिर किंग ऑर्डर करता है कि कियल फौरन वहां चला जाए और उस अटैक को रोके। यूरी सोच रही थी कि कियल कितने दिनों के लिए जाएगा, मगर वो नहीं चाहती थी कि वो हर वक्त अपनी परेशानियां उस पर डालती रहे। अब जब कियल वहां से जाने लगा तो यूरी ने सोचा कि एटलीस्ट उसे गुड बाय तो कहना ही चाहिए। वो दौड़ के उसके पास गई। कियल ने उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? वो कहता है, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, मेरे साथ चलो। ये सुनते ही यूरी फौरन उसे हक कर लेती है। ये देख के सब हैरान हो जाते हैं। कियल अपने साथियों से यूरी का इंट्रोडक्शन कराते हुए कहता है कि ये लड़की उस वक्त पॉन्ड से निकली थी जब हमें ब्लेसिंग की जरूरत थी। कियल कहता है कि ये हमारी मदद के लिए आई है। जब तक ये हमारे साथ है हिटोसा किंगडम को कभी भी कोई नहीं हरा सकता। फिर वो यूरी से कहता है, अगर तुम वाकई टीटू का रिवेंज लेना चाहती हो तो सबसे पहले जिंदा रहना सीखो। वो ये भी बताता है कि जिस सिटी एलिना को हम बचाने जा रहे हैं वो टीटू का ही सिटी है। इधर एलिना में तो कुछ और ही हो रहा था। क्वीन ने अपना दूसरा प्लान भी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। वो अपने एक बंदे को डिस्गाइज करके कियल का मैसेंजर बना के वहां भेजती है ताकि टीटू के घर वालों को उसकी मौत की खबर दी जा सके, लेकिन कुछ ट्विस्ट के साथ। वो बंदा वहां जाके कहता है कि प्रिंस कियल की गर्लफ्रेंड प्रिंसेस ने एक मामूली बात पे टीटू को कत्ल कर दिया। वो जानबूझ के उन्हें उस लड़की का नाम भी बता देता है जो कि यूरी था। ये सुन के टीटू की बहनों को गुस्सा आ जाता है। वो कसम खाती हैं कि वो यूरी से अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेंगी। अब आगे क्या होगा तुम लोग कमेंट्स में बताओ।